वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज तपस आईएएस। तपस आईएएस में आपका स्वागत है। सो हुआ ये है कि कल राहुल गांधी को जो डिफेमेशन केस था तो उनमें उनको रिलीफ मिली है। तो जो हाई कोर्ट ने और जो सेशन कोर्ट ने जो डिफेमेशन का केस में जो रिलीफ देने से मना कर दिया था, अब वो पुर्नेश मोदी वर्सेस राहुल गांधी के केस में कन्विक्शन जो हुआ था 2 साल का, उसके ऊपर स्टे लगा दिया है और वापस भेज दिया है ट्रायल के लिए। अब ट्रायल में जो होगा उसके बेस पे जो सजा मिलेगी उसको ध्यान में रखा जाएगा। सो मैं थोड़ा उसके कोर्ट ऑर्डर को पढ़ने में थोड़ा सा लेट हो गया किसी पर्सनल चीज़ों की वजह से। सो अभी मैं इसको पढ़ चुका हूं, तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि इसमें एक्चुअली राहुल गांधी को जो हाई कोर्ट और जो सेशन कोर्ट ने जो रिलीफ देने से मना किया था, तो ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंच थी उनको कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगा दिया और बोला कि वापस से ट्रायल कोर्ट में जाके करो, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर में जो उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी उसको वापस से रीस्टोर करो। सो हम एक एक करके समझेंगे कि क्या हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या था। मजिस्ट्रेट कोर्ट जो था, फिर सेशन, फिर हाई कोर्ट और नाउ सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों का कंसेप्ट समझेंगे कि डिफेमेशन, और इसके बाद ये भी समझेंगे कि डिफेमेशन क्या होता है, क्रिमिनल डिफेमेशन और सिविल डिफेमेशन में क्या अंतर होता है, एक्सप्लेनेशंस क्या हैं सेक्शन 499 के क्रिमिनल डिफेमेशन के अंदर में, और एक्सेप्शंस क्या हैं, कौन सी ऐसे समय है जहां पे आप के ऊपर डिफेमेशन नहीं लगता है। कुछ केसेस देखेंगे, जैसे कि केसेज है अरविंद केजरीवाल वर्सेस अरुण जेटली का केसेज है, उसके बाद जो है सुब्रमण्यम स्वामी का केसेज है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, और ऐसे बहुत सारे केसेज हैं डिफेमेशन के। लेकिन डिफेमेशन भी जो है वो दो टाइप के होते हैं, आप सबको पता होगा कि एक तो क्रिमिनल डिफेमेशन होता है और दूसरा सिविल डिफेमेशन होता है। तो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये केसेस जो था वो क्रिमिनल डिफेमेशन के ऊपर था, तो हम उसमें स्टिक रहेंगे। और आप सबको पता होगा कि जो सिविल डिफेमेशन केस होता है वो एक टॉर्ट के अंदर में उसको डील किया जाता है, डैमेज पे किया जाता है, कंपनसेशन पे किया जाता है, वैसे रेदर देन कि क्रिमिनल डिफेमेशन के समय में आपको इंटेंट चेक के मोटिव चेक किया जाता है कि आपने उसके रेपुटेशन को कितना ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश किया है। सो बिफोर गोइंग टू डिटेल, ठीक है, हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। और राहुल गांधी के साइड से जो प्रेजेंट थे वो आपको पता है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी थे, और उनके नीचे इतने लिस्ट ऑफ जो एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट थे, और इनके तरफ से महेश जेठमलानी थे मोदी जी की तरफ से, प्रदेश मोदी जी की तरफ से, और डिफरेंट डिफरेंट एडवोकेट्स थे उनके साइड से। सो ये ऑर्डर में ये है। और जो कोरम थी जज की वो थी गवाई साहब की, और नरसिम्हा साहब की, और संजय कुमार सर साहब की। तो इन तीनों लोगों ने सुनी है। तो अब हम बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंडिंग द डिफेमेशन, कि हम एक बार ये अंडरस्टैंड कर लें कि इवन गवई साहब जो थे, गवई साहब के काफ़ी अच्छे संबंध रहे थे सिंघवी साहब के फादर और जो इनके जेठमलानी साहब हैं उनके साथ, उनसे। तो उन्होंने ये बोला भी था कि अगर आप लोग को लग रहा है कि इस केसेस में मैं बायस हो सकता हूं तो आप पहले ही बता दो, तो मैं हट जाऊंगा। तो दोनों पक्ष ने ये बोला था कि नहीं जज साहब, आप हमेशा से जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए जाने जाते हैं, तो हमें कोई इससे कोई इतना कोई टेंशन की बात नहीं है कि आप इस केस को हट के कोई और उसको जांच करें। उसको लॉ टर्म में रिक्यूज बोलते हैं, कि अगर किसी जज के रिलेशन किसी केस से रिलेटेड कोई जो क्लाइंट है उससे निकलता है, तो वो अपने आप को आगे डाल के कह देता है कि सो एंड सो डेट को या सो एंड सो रिलेशन जो है हमारा ऑलरेडी क्लाइंट के साथ जान पहचान का है, तो मैं इस केस से हटता हूं और आप किसी और जज को रख लो। लेकिन इस केस में जो था वो दोनों पक्ष ने हाँ भरी थी। तो हमने एक टाइप का ये भी अंडरस्टैंड कर लिया। कभी डिटेल में था, सबको पता नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो हम स्टार्ट करते हैं पुर्नेश मोदी वर्सेस राहुल गांधी का केस। ऑर्डर पढ़ेंगे और ऑर्डर से समझेंगे कि आखिर हुआ क्या। तो उससे पहले कि ऑर्डर पढ़े, हम डिफेमेशन के बारे में
दो चार चीजें समझ लें और उसके बाद फिर हम आते हैं ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। तो डिफेमेशन क्या है, आप सबको पता है कि डिफेमेशन जो है दो टाइप के होते हैं। डिफेमेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो क्रिमिनल डिफेमेशन और दूसरा जो होता है वो होता है सिविल डिफेमेशन। सिविल वाले केसेस में आपको पता है कि डैमेज और कंपनसेशन जो होता है दिया जाता है, और इस वाले में तो आपको सजा है, तो पनिशमेंट मिलती है आपको, और फाइन भी है। पनिशमेंट और फाइन और बोथ दोनों हो सकते हैं। तो क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में आपको पनिशमेंट किया जा सकता है 2 साल की मैक्सिमम सजा है, 2 इयर्स की मैक्सिमम सजा है, और कुछ फाइन है, और फाइन या तो फाइन देके छोड़ सकते हैं, और या तो फिर ये दोनों लगा सकते हैं, 1 लाख सॉरी 1 साल की सजा और 10,000 5,000 2,000 का फाइन। अंडरस्टैंड कीजिएगा, उसमें ज़्यादा डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लिए एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है मैं उसको डिस्कस करता हूँ हमेशा। तो आप ये देखिएगा, और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जहां पे आपको पुलिस वाला जो है वो पहले उसको वारंट लाना पड़ता है, तब जाके आपको अरेस्ट मजिस्ट्रेट से, वहां से जो भी है अथॉरिटी है उससे आपको वारंट लेके तभी अरेस्ट करेंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है कि एक ऐसा ऑफेंस जिसमें आपको उसको पहले उठाना, आपको मतलब उनको जो भी एक्यूज्ड है उसको लेके आना, उसको विदाउट वारंट पकड़ना पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो आपका डिफेमेशन जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बेलेबल ऑफेंस है। अंडरस्टैंड? हाँ, बेलेबल ऑफेंस है, मतलब पुलिस बेल दे सकती है। अंडरस्टैंड? ओके। सो हम डिफेमेशन के बारे में समझे। डिफेमेशन एक टाइप का जो है डिफाइन है क्रिमिनल डिफेमेशन में और सिविल डिफेमेशन में। सिविल डिफेमेशन का केस जब होता है तो आपको डैमेज और कंपनसेशन पे करना पड़ता है, एक टॉर्ट के अंदर में आता है। कोई कानून इस टाइप का तो लिखा नहीं है, लेकिन वो टॉर्ट टॉर्ट के अंदर में आता है। टॉर्ट एक सब्जेक्ट है, लॉ वाले बच्चों को पता होगा कि जो चीजें कहीं नहीं मेंशन होती है उसको टॉर्ट में रखा जाता है, और टॉर्ट का भी बहुत सारा अब जो है वो उसमें डिफाइन किया जा रहा है, और हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बहुत अंदर में जाके समझाना मतलब ये हो जाता है कि कंफ्यूजन होता है, तो मैं नहीं जाता। ठीक है, जब रेलिवेंट रहेगा तो मैं उस डीप में भी जाने की कोशिश करूंगा। सेकंड है क्रिमिनल डिफेमेशन। क्रिमिनल डिफेमेशन में ऐसे जहां पे सामने वाले का इंटेंट ऐसा हो कि सामने वाले के रेपुटेशन को डैमेज पहुंचाने की कोशिश करे, तो ऐसे समय में जो है वो सेक्शन 499 जो है वो पिक्चर में आ जाता है आईपीसी का, और आपको उसमें सजा हो सकती है मैक्सिमम 2 साल की, और आपको फाइन भी लगाया जा सकता है, और ये दोनों लगाया जा सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, और बेलेबल जो होता है आपको ऑफेंस है, ये मतलब बेल आपको मिल सकती है। अब 499 क्या कहता है, क्योंकि आईपीसी में लिखा है 499 और 500 में आपको सजा है, 500 में पनिशमेंट कितना होगा क्या होगा वो है, तो पढ़ लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि क्या है। कोई भी ऐसा वर्ड जो आइदर स्पोकन हो या इंटेंट टू बी रीड हो, या तो आपने बोल दिया हो या इंटेंट टू बी रीड जिसे पढ़ा जा सके, या कोई साइन हो या कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो, जैसे कार्टून बना दिया। आपको कार्टून वाला केस भी पता होगा, जो बिग बॉस में साहब गए थे उसमें कार्टून का केस था कि उन्होंने कार्टून इस टाइप का बना दिया था, तो उनके ऊपर भी लगा था। मेक्स और पब्लिश एनी इम्पुटेशंस, या कुछ ऐसा पब्लिश कर दे, एनी पर्सन इंटेंडेड टू हार्म, जिससे किसी का हार्म हो, और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट, जानबूझ के नोइंगली, या फिर हैविंग रीजन टू बिलीव दैट दिस सच इम्पुटेशन विल हार्म, या फिर ऐसा कुछ करने से जिससे हार्म पहुंच जाए the reputation of such person. This is very much important. Reputation of such person. Reputation important is said except in the case hereinafter accepted to defame the person. So यहाँ पे कुछ ऐसा चीजें उन्होंने एक्सप्लेनेशन 1 2 3 4 में दिया है।
दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि उसको 1 2 3 4 को एक बार पढ़ दूं मैं आपके लिए, कि इम्प्यूट एनीथिंग टू डिसीज पर्सन, कोई मरा हुआ आदमी हो, डिसीज पर्सन हो, उसको लेके अगर आपने कुछ इस टाइप का इम्प्यूट किया है तो उसके लिए भी डिफेमेशन लग सकता है। या फिर कोई ऐसा हो कि कोई कंपनी के या एसोसिएशंस के या फिर कलेक्शन ऑफ पर्सन के ऊपर आपने कुछ इस टाइप की बातें कही हो तो उसमें भी लगता है। कुछ अल्टरनेटिव या एक्सप्रेस आयरनिकली कुछ इस टाइप का बोला जाए तो उसमें, या फिर लोअर द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट और हिज कॉलिंग, कुछ इस टाइप की चीजें हों जहां पे आप किसी के कैरेक्टर को लो कर रहे हैं टू रिस्पेक्ट टू हिज कास्ट, तो उसमें भी डिफेमेशन लगता है। इसके एक्सेप्शन क्या है, इसके एक्सेप्शन देखते हैं जहां पे डिफेमेशन का जो है एक्सेप्शन, आप इसको याद रखिए। कोई भी इंसान जो है वो बोलता है, वो आर्टिकल 19 क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिख देता हूं मैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। सो जब भी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो क्या ये एब्सोल्यूट है? आंसर इज नो, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो लग ही सकते हैं इसके ऊपर भी। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जब भी मैं ऐसा वर्ड यूज करूं तो कंफ्यूज नहीं होना है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता हूं जब आपके जो स्पीच है वो उसको कर्टेल किया जा सके, रोका जा सके। अब स्पीच और एक्सप्रेशन का मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी एक्सप्रेशन, जब एक्सप्रेशन करते हैं तो आपको जरूरी नहीं है बोलना हो, आप कुछ इस टाइप का जेस्चर या पोस्चर दिखाते हैं जिससे सामने वाले की जो है वो उस टाइप में वो तब भी डिफेम कर सकता है, डिफेम हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर भी केस है, मैं आपको कभी बता दूंगा। लेकिन जब बोल देते हैं, स्पीच करते हैं, तो क्या ये 19(1)(a) जो है क्या वो एब्सोल्यूट है? तो आंसर इज नॉट इन अफर्मेटिव, निगेटिव है आंसर। आंसर इज कि एब्सोल्यूट तो नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो जितने भी 19(1) के अंदर में ए या हो, या फिर असेंबली हो, या फिर एसोसिएशन ऑफ यूनियन हो, या एबीसीडी, आपको सबको पता है एफ जो था वो 19(1) का जो एफ है वो ओमिटेड हो गया था। बाकी जो आपको पता ही है, बाकी है अभी तक। जी में आपको प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है, और ऑक्यूपेशन या ट्रेड या बिजनेस है, तो ऐसे करके आर्टिकल 19 के अंदर में आपको बहुत सारे प्रोटेक्शन मिले हैं रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिफेमेशन का कंसेप्ट है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जब भी मैं बोल रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो रिलेशन है डिफेमेशन से, उसका मतलब है कि आर्टिकल 19 के ही अंदर में कहीं दिया होगा एक ऐसा ग्राउंड, आर्टिकल 19 के अंदर में ही, तो वो ग्राउंड है 19 का 2। आप 19 का 2 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके बेस पे आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आपकी जो स्पीच है, उसको रोका जा सकता है। एक दो एग्जांपल के लिए मैं ऐसा लिख देता हूं कि मान लीजिए आपने कुछ ऐसा बोला जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो गया, तो डेफिनेटली आपको वैसी चीजें बोलने से रोका जाएगा। भाई क्यों बोलोगे ऐसी चीज जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए? या फिर कुछ टाइप की एक्शंस कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, या फिर आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि डिसेंसी एंड मोरालिटी को, डिसेंसी या मोरालिटी ऑफ जो सोसाइटी है वो डैमेज हो रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी प्रोविजन है कि आपकी स्पीच को रोका जा सके। या फिर और भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, आप कोर्ट की बाहर जो लिखे हैं उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आप उसको क्रिटिक्स करते हैं निगेटिव वे में, तो वो वहां भी आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच या डिफेमेशन के केस वो है, वो लग सकते हैं, स्पीच को रोका जा सकता है। मतलब कर्टेलमेंट है ये डिफेमेशन की, ये आपकी फ्रीडम ऑफ उसको रोका जा सकता है। मैं गलत बोल रहा था, तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल किया जा रहा है, लेकिन इसका एक ग्राउंड है डिफेमेशन। आपको गलत तरीके से समझ में आ गया होगा, माफी चाहता हूं। ये सब जो है ये इसके ग्राउंड है जिसके बेस पे आपको 19(1) को कर्टेल किया जा सकता है, रोका जा सकता है, उसमें पब्लिक ऑर्डर है, डिसेंसी है, मोरालिटी, और एक इसी का ग्राउंड है डिफेमेशन। तो इसका मतलब ये होगा कि 19(1)(a) में जो आपका बोलने की आजादी है उसमें डिफेमेशन भी एक ग्राउंड है, ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का ग्राउंड है कि जहां पे आपको इसके लिए क्रिमिनल डिफेमेशन या सिविल डिफेमेशन लग सकता है। अब वो अलग डिस्कशन है कि जो 19(2) में जो लिखा हुआ है डिफेमेशन, 19(2) में जो डिफेमेशन लिखा है ग्राउंड, आपकी आज़ादी को, राइट टू
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकने के लिए, वो सिविल डिफेमेशन है या क्रिमिनल डिफेमेशन। सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल इन कि मैं आपको कंफ्यूज करूं कि सिविल डिफेमेशन उस समय लगता है या कि नहीं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जब इस समय लेके आया था तो उस समय उसका मतलब क्या था, लिख देना चाहिए था कि क्रिमिनल डिफेमेशन लगेगा कि सिविल डिफेमेशन। तो इस पे डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है और आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। सो डिफेमेशन वर्ड यूज किया हुआ है। सो नेक्स्ट हम आते हैं, जब भी ऐसा कुछ बात हो कि आपकी बोलने की आजादी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो है वो आपका, कोई पूछे आपसे कि भाई ये कुछ भी बोल सकते हो क्या, तो आंसर बोले नहीं कुछ भी नहीं बोल सकता भाई। कैसे बोल देगा, आप ऐसा कुछ बोल दोगे कि मॉरलिटी, डिसेंसी और जो है पब्लिक ऑर्डर ही खराब कर दोगे, तो आपको उसलिए वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। ऐसे डिफेमेशन में भी ऐसा नहीं है कि आप डिफेमेशन लगा सकते हो तो लगा दोगे, ये एक्सप्लेनेशन 1 2 3 4 और जो कोई इंसान बोला उसके ऊपर डिफेमेशन नहीं, एक्सेप्शंस हैं। कोई इंसान सही बोल रहा है, ट्रुथ बोल रहा है, वो एक्सेप्शन है। अब ट्रुथ विच इज पब्लिक गुड रिक्वायर्ड टू बी मेड और पब्लिश, एक ऐसा सच जो पब्लिक गुड के लिए जरूरी है, सामाजिक लोगों के लिए जरूरी है, उसको पब्लिश करना जरूरी है, ऐसे समय में डिफेमेशन नहीं लगेगा। एक ऐसा पब्लिक कंडक्ट पब्लिक सर्वेंट का जो सोसाइटी के लिए, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए जरूरी है, पब्लिक कंडक्ट के ऊपर नहीं लगेगा डिफेमेशन। कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चंस, कोई ऐसा कंडक्ट जो पब्लिक क्वेश्चंस को रेज करता है, नहीं लगेगा। नहीं लगने के आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऑफिसर्स हो आप लोग, तो पता होना चाहिए। पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट्स, अगर कोर्ट के रिपोर्ट को, प्रोसीडिंग को रिपोर्ट किया जा रहा है, उसको पब्लिश किया जा रहा है, तो उस पर नहीं लगता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्राउंड जो है दिए गए हैं 499। आप जब आईपीसी के देखेंगे तो उसके नीचे जो एक्सेप्शन है, मेरिट ऑफ केस के बेस पे नहीं दिया जाता है, पब्लिक परफॉर्मेंस पे नहीं दिया जाता है, एंड 8th वाला पॉइंट है एक्विजिशंस प्रेफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथराइज पर्सन, ऐसे समय पे डिफेमेशन जो है वो नहीं लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफेमेशन के बारे में हमने समझा। डिफेमेशन कितने टाइप के होते हैं, कहां लगता है, ग्राउंड क्या है, 19(1)(a) और 19(2) में क्या डिफेमेशन में अंतर है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, कहीं भी डिस्कशन नहीं होगा इससे ज्यादा, और इससे ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, फिर तो आपको लॉयर होना चाहिए, तो मैं उसने डिटेल में एज ए एडवोकेट भी मैं नहीं जा रहा हूं। सो अब मैं आपको जो भी कोर्ट ने जो बोला है राहुल गांधी के बारे में वो समझा देता हूं कि आपको करंट अफेयर में वो आएगा कि ऐसा क्या हुआ जो सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, मजिस्ट्रेशन कोर्ट ने उनको कन्विक्टेड पाया 2 साल के लिए, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं कि अभी स्टे लगाओ जांच को। स्टे लगाने का मतलब ये नहीं है कि कन्विक्ट से उनको बरी कर दिया, ये बोला कि ट्रायल कोर्ट में वापस जाओ और वहां पे सुनवाई करो, ट्रायल चलाओ, ठीक है, और उसके बाद जो भी होगा वो एक्सेप्ट करेंगे, धीरे धीरे प्रोसीजर फॉलो करो। सो वापस आते हैं। सो द प्रेजेंट अपील चैलेंज द जजमेंट एंड ऑर्डर पास बाय लर्न सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के एक सिंगल जज थे, उन्होंने इनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया था, ठीक है, तो ये आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही भाई। वायनाड से लड़ते हैं, उनका लोकसभा का वो वहां के सांसद हैं, और आपको पता है कि 2 साल की सजा हो जाती है तो लोकसभा की सदस्यता चल जाती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर में है, आरपीए एक्ट, आप देखिएगा यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द अपील फाइल्ड बाय द प्रेजेंट appellants challenging the order of conviction and sentence passed by the learned trial judge is pending before the appellate court। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि appellant जो है वो फाइल किया है, उस सबसे अपने को मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है वो मतलब है। इन सो फार एज ग्रांट ऑफ स्टे इन कन्विक्शन इज कंसर्न वी हैव कंसीडर्ड सर्टेन फैक्टर्स। अब ये बोल रहे हैं कि कन्विक्शन से रिलेटेड मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। द सेंटेंस फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर 499, 499 के अंदर में जब कोई डिफेमेशन होता है तो उसमें सिंपल इम्प्रिजमेंट है और 2 साल की सजा, फाइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। द लर्न ट्रायल जज कहता है कि ऑर्डर पास बाय हिम हैज अवॉर्डेड मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 2 years। वेरी इंटरेस्टिंग, मैक्सिमम सेंटेंस, वो भी 2 साल। भाई किसी बंदे ने अगर आपको, किसी कास्ट को, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, या किसी पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को अगर आपने डिफेम किया है और उसमें डिफेमेशन की सजा ही मैक्सिमम सिंपल इंप्लीमेंट के साथ 2 साल है, और उसको 2 के 2 सुना दिए तुमने,
ये 2 क्यों सुनाए भाई? तो ये 2 सुनाने के पीछे कोई रीजन था क्या 2 इयर्स के ऊपर? ऐसा नहीं है कि आप नहीं सुना सकते हो। जज साहब के पास पावर है, बिल्कुल सुना सकते हैं। जज ऑथराइज्ड पर्सन है, कानून में लिखा है 2 साल तो 2 साल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप 2 साल लिखोगे तो आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा कि वाई 2 इयर्स। सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रही है। पढ़ते हैं आगे। यशवंत सिन्हा का केस उन्होंने कोट किया है, अपने लिए इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, नो अदर रीजन हैज बीन असाइन्ड बाय द लर्न ट्रायल जज व्हाइल इंपोजिंग द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 2 इयर्स। कोई तो ऐसा रीजन लिखो आप कि मैं 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुना रहा हूं, तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा क्यों सुना रहा हूं? भले ही कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो। It is to be noted that it is only on account of the maximum sentence of 2 years imposed by the learned trial judge, the provision of subsection 3 of section 8 of the Representation of People Act 1950 have come into the play. आपकी 2 साल की वजह से, सजा की वजह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 का सबसेक्शन 3 जो है वो प्ले में आ गया। और वो प्ले में क्या आया? वो है क्या प्ले में? वो ये है कि कोई इंसान 2 साल की सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और वायनाड से जो साहब एमपी थे, वो खत्म हो गया उनका एमपी की सदस्यता। आपको पता ही है, उनको उसमें पार्लियामेंट में नहीं जा सकते अभी वो। सो आपने जब ये 2 साल की सजा दी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो जहां पे इन्होंने सजा सुनाई है सूरत कोर्ट के ऊपर, कि भाई आपने जो 2 साल की सजा कन्विक्ट किया है, तो उसकी 2 साल की सजा की वजह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 जो है वो खेले में आ गया, खेल के अंदर आ गया। अगर आप उसको 1 साल 11 महीने 9 दिन लिखते ना, तो वो बंदे की वो बच जाती, सीट बच जाती, वहां के रिप्रेजेंटेशन बच जाता, वहां के लोगों ने चुन के जो सरकार उसको एमपी को लाया था, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो रिप्रेजेंटेशन होता था एमपी में, वो बच जाता। आपने 2 साल लिखा तो क्यों लिखा? Had the sentence been even a day lesser, क्या सेंटेंस एक दिन कम नहीं हो सकता था? The provision of subsection 3 of section 8 subsection 3 of section 8 of the act would not be attracted. अगर एक दिन भी कम लिखते तो नहीं अट्रैक्ट होता। यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके पीछे का इंटेंशन क्या है 2 साल लिखने का? यस, सो कोर्ट इस टाइप की बातें करती है। पर्टिकुलरली व्हेन ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल। आपको पहले ही बताया है कि एक तो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल मतलब क्या होता है? कल के दिन दोनों बंदे साथ में बैठ जाएंगे, बोलेंगे छोड़ो यार, हटाओ केस, कौन एक दूसरे के ऊपर करे। कंपाउंडेबल है मतलब खत्म किया जा सकता है केस। The least that the trial court was expected to do was give some reason as to why in the fact and circumstances he found it necessary to impose maximum sentence of 2 years. तो कम से कम ट्रायल कोर्ट से इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं, ट्रायल जज से, कि कम से कम रीजन तो लिख दो। दे तो दिए, चलो ठीक है, गिव सम रीजन। Though the learned appellate court has learned high court have, even though appellate court, session court and high court spent voluminous page, बहुत सारा volumes while rejecting the application, इतना सारा एप्लीकेशन तुमने रिजेक्ट किया, इतने बड़े लंबे चौड़े फाइल बना के, स्टे ऑफ कन्विक्शन, दीज एस्पेक्ट हैव नॉट इवन टच इन देयर ऑर्डर्स। ये रीजन तो तुमने टच ही नहीं किया कि 2 साल क्यों, तो शायद नीचे से ये स्टे लग जाता। सो ए पर्सन इन पब्लिक लाइफ इज एक्सपेक्टेड, अब ये कह रहे हैं, ए पर्सन इन पब्लिक लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज ए डिग्री ऑफ रिस्ट्रेन व्हाइल मेकिंग ए पब्लिक स्पीच। ऐसा ध्यान राहुल गांधी को भी ध्यान रखना चाहिए कि डिग्री ऑफ रिस्ट्रेन होना चाहिए। जब आप पब्लिक फिगर हो तो पब्लिक लाइफ में, तो किस तरीके से बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, ये कोर्ट का व्यू है इनके बारे में। वी आर द कंसिडर व्यू दैट द रेमिफिकेशन, और इसीलिए क्योंकि इसमें अभी इनको रोका जा रहा है, इनको स्टे दिया जा रहा है, पब्लिक स्पीच इस टाइप के नहीं देंगे कभी दोबारा जिससे इनको हानि पहुंचे, इस टाइप का चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन। एंड वी आर कंसिडर्ड व्यू दैट द रेमिफिकेशन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 8, सबसेक्शन जो 3 और सेक्शन का 8 का है रिप्रेजेंटेशन 5 का, वाइड रेंजिंग है। तो दे नॉट ओनली इफेक्ट द राइट ऑफ अपेलेंट टू कंटिन्यू इन पब्लिक लाइफ बट ऑल्सो इफेक्ट द राइट ऑफ इलेक्टोरेट। वही चीज समझा रहा हूं, केवल ऐसा नहीं है कि उसकी राइट्स को खत्म किए तुमने वहां से जो चुन के लिए जो लेके आए थे वहां की जनता, उसको भी तो वो हो गया, वहां के राइट टू इलेक्टोरेट तो खत्म हो गया। कौन उसको रिप्रेजेंट करेगी? उसकी जो कहानियां है वो पार्लियामेंट में कौन सुनाएगी? उस एरिया की वायनाड की बात हो रही है। इन ऑर्डर टू नीड टू बी स्टे एंड पेंडिंग हियर्स टू प्रेजेंट अपील, और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन है वो उसको स्टे किया जाता है और पेंडिंग दिया जाता है कि प्रेजेंट अपील को वापस वहां से सुनने के लिए ट्रायल पे वापस जाए। जहां से कहानी स्टार्ट हुई सेशन कोर्ट में जाओ, अब ट्रायल चलेगा और उस हिसाब से जो भी उनको मिलेगा उस हिसाब से, तब तक के लिए इनको रिस्टोर किया जाए, इनका जो
सदस्यता गई है कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो वापस रिस्टोर, दैट मीन्स ही विल बी अगेन दी एमपी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ वायनाड। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट डिफेमेशन, ठीक है। और राहुल गांधी को केस में केवल ये 2 चीजों को ध्यान में आप समझ में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में उन्होंने बोला गया है, और दूसरा कि कंपाउंडेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, तो ट्रायल कोर्ट अगर इस टाइप की चीजें करता है तो कम से कम रीजन दे दो कि 2 साल फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को देख के कैसे दिया तुमने। तो ट्रायल कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, इसीलिए मैं इसको हटाता हूं। सो आपको ये जानकारी मिलकर खुशी होगी कि इसमें केवल ये 2 चीजें हैं, और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एस्पिरेंट्स हैं, तो लोगों में बहुत सारी चीजें होती है कि वो पढ़ते नहीं है और किस वजह से मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, केवल हाँ मिल गया। तो आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। स्टे ट्यून विथ तपस IAS, और सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, आप लोग से बहुत उम्मीद है, तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, कहीं भी कुछ गलती होती है तो कमेंट में आप सुधारें हमें। हम इस फील्ड में बार बार कह रहे हैं कि नए हैं, और लगातार हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते रहेंगे। जय हिंद।